नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत और पेपर लीक, नीट पेपर लीक खासकर मामले में मोदी सरकार अब बुरी तरह फंस चुकी है। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली करके बीजेपी को हिला दिया है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी नई क्रांति का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। एक तरफ कांग्रेस छात्रों की गूंज आंदोलन कर रही है और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है। आज उसका 19वां दिन है जंतर मंतर पर इस आंदोलन का। इस आंदोलन में दिल्ली पुलिस तरह तरह से दखल देने की कोशिश कर रही है, जिसकी खबरें आती रहती हैं। हालांकि आंदोलनकारियों का हौसला अभी टूटा नहीं है। अलबत्ता इस बीच पेपर लीक का एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मोदी सरकार के लिए मुश्किल कई गुना बढ़ गई है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर यूजीसी नेट 2026 जून की परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने दावा किया है कि 29 और 30 जून को आयोजित कुछ विषयों के कथित प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पढ़ाए गए थे, उसकी तैयारियां की गई थी। छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट, इन दोनों ने एक वीडियो जारी कर स्क्रीन पर कथित सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र की सामग्री दिखाते हुए दावा किया है कि परीक्षार्थियों को 2 सेट पढ़ाए गए थे और उनमें से एक 100 प्रश्नों का सेट परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाता है। इस खबर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। नीट पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि यूजीसी नेट यानी एनईटी परीक्षा से ठीक पहले 100 प्रश्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। 100 प्रश्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। इसी नेटवर्क ने CSIR नेट, HTET, टीईटी टीचर्स जो टेस्टिंग है वो, और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात भर जाग कर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज जो भारत में शिक्षा रिवॉल्यूशन लाकर रहेगी। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। इस पोस्ट से इतना तो तय है कि मोदी सरकार की मनमानी अब कम से कम इस देश का युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। शिक्षा व्यवस्था की खामियों से वो पहले ही परेशान था और दुनिया में खुद को शिक्षा के मामले में काफी पीछे मानता था। अब पेपर लीक की घटनाओं से उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये क्रांति अपना असर दिखाएगी दोस्तों, मोदी सरकार के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल चलते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी बात आपके सामने रख चुका हूं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उधर जंतर मंतर की। वहां भी छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं। क्यों आंदोलित हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हमारे यहाँ के आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन चलते हैं जरा उधर पश्चिम बंगाल। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं जो तस्वीर आप देख रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के लिए टिकना ऐसे ही मुश्किल हो रहा है। आप जान रहे हैं कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में अब शासन पर कर रही है। बारुईपुर मामले में वहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसे मारकर तालाब में फेंक दिया जाता है और इस मामले में पहले पुलिस एनकाउंटर पर शुवेंदु अधिकारी पर सवाल उठे। महुआ मोइत्रा ने तो इससे सीधे यूपी यानी उत्तर प्रदेश 2.0 यानी यूपी 2 कहा। और वही इस मामले के विरोध में आज ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट की अनुमति से रैली निकाली तो उसमें बीजेपी ने बवाल कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीएमसी को बारुईपुर रेप केस के विरोध में रैली निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ममता सरकार के शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बचाया गया। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च पर अंडे फेंके गए और कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस पर ममता बनर्जी ने पुलिस पर हमला बोलते हुए जो कुछ कहा है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर दिखाइए, जरा ये पूरी तस्वीर दिखाइए कि वहां चल क्या रहा है। ममता बनर्जी की ये रैली और इसमें ममता बनर्जी के ऊपर जरा फुल स्क्रीन ले आइए। तो ममता बनर्जी रैली निकाल रही थी, हाई कोर्ट के परमिशन से रैली निकाल रही थी। बीजेपी वाले अपना झंडा लेके आ गए, चोर चोर के नारे लगाने लगे, उसके अलावा उनके ऊपर अंडे फेंकने लगे। ये तमाशा चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी इस पर क्या कुछ कही है, जरा सुनिए। राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up 10 stage, dais, microphone. You snatched our hand mic. Though High Court given the permission for hand mic, and have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was get out by them and she has been beaten. That's why I started to go to spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The best people is also attacked. Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemn it. আমরা ধিক্কার জানাই। तो अमित धिक्कार जनाई कह रही हैं यहाँ ममता बनर्जी, यानी धिक्कार है इन लोगों के ऊपर। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द बीजेपी, आई एम ब्लेमिंग द पुलिस ऑफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें सुरक्षा और कैसे बीजेपी के लोगों को यहाँ आने दिया गया, ये बात यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता शेर की सवारी की तरह साबित होने वाली है। जरा सा संतुलन बिगड़ते ही सत्ता खत्म हो सकती है।
और इन सब के बीच इधर दिल्ली में भी सत्ता के ऊपर लटकती तलवार क्या किस दिशा में ले जाएगी बीजेपी के शासन को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि मोदी किस तरह अपनी सत्ता बचाएंगे। विपक्ष के तेवर से बिगड़ा है बीजेपी का कैसे गणित, यह समझना बहुत जरूरी है। नीट पेपर लीक पर और ऐसे तमाम पेपर लीक पर बड़ा खुलासा जो आप लोगों के सामने ऑलरेडी ला चुका हूं, इन सब पे चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और साथ में उधर इकरार हैं जुड़े हुए जंतर मंतर से। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर जंतर मंतर की, दूसरी तस्वीर उधर पश्चिम बंगाल की। अगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर आपको सुरक्षा प्रदान हो ना हो, लेकिन सुरक्षित रूप से आप अगर विरोध न कर पाए तो इसको क्या माना जाए? ये तो अपने आप में दुखद पहलू है। स्वामी जी देखिए राजीव जी, इस प्रकार की सदाशयता का, इस प्रकार के संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करने की अपेक्षा अगर कोई भी आदमी आज हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी से करता है तो बहुत बड़े फूल्स पैराडाइज में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती है। देश को, भारत माता को, भारत को बनाना, रिपब्लिक बनाने पे तुले हुए हैं, गृह युद्ध कराने के चक्कर में हैं और देश को तोड़ने के चक्कर में हैं। स्वतंत्रता के पहले भी इन्हीं का ये शगल था, इन्होंने टोर्निशन थ्योरी दी थी, देश को तोड़वा दिया था, अब ये फिर देश को तोड़वाने के चक्कर में हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर वहां पे कोई भी आंदोलन, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले भी आंदोलन करते थे। अच्छा, एक घटना ये बताइए राजीव जी, आपने केवल वेस्ट बंगाल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सुन रहे हैं कि अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं पत्थर फेंका जा रहा है, अगर हेलमेट सिर पे ना हो अभिषेक बनर्जी का तो उनका सिर फट जाए। ये घटनाएं क्या तमिलनाडु में एक भी घटना आपने सुनी? क्या तमिलनाडु के अंदर अगर डीएमके जैसी स्ट्रांग पार्टी अगर सत्ता से हट गई और वहां पे टीवीके पार्टी सत्ता में आ गई, एक भी घटना आपने ऐसे सुनी कि टीवीके समर्थकों ने डीएमके वालों को मारा हो या डीएमके वालों ने टीवीके वालों को मारा हो? केरला के अंदर आपने देखा एलडीएफ की सरकार हट गई, यूडीएफ की सरकार आ गई। ये भी घटना आपको पता है क्या? क्या ऐसी रिपोर्ट हो रही है क्या कि वहां पे यूडीएफ वाले एलडीएफ वालों को पीट रहे हैं? ये केवल बंगाल के अंदर क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि बंगाल जहां जहां डबल इंजन सरकार होगी, ये लोगों को, विपक्षी दलों को डराने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, बाकी घटनाओं को छोड़ दीजिए, मैं अपनी घटना लेता हूं, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूं। पिछले 12 साल के अंदर जिस प्रकार का अपमान मैंने गुंडे, बदमाश और मवालियों से सहा है, जबकि सब जानते हैं, समाज के सब लोग जानते हैं मैं एक अध्यापक हूं और मैं एक निरीह अध्यापक हूं, वृद्ध अध्यापक हूं। मेरे हाथ में कोई कट्टा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, न इतनी शारीरिक शक्ति है मैं किसी से लड़ सकूं। लेकिन इन गुंडे बदमाशों ने मेरे माध्यम से, क्योंकि धमका धमका के आसपास के लोगों को आतंकित किया है कि देखिए, अगर हम इसको आदमी को चुप करा सकते हैं तुम, और यही कारण है आज के तारीख में कोई भी भारतीय। लेकिन अब तो चलिए 2-4 महीने से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, जो आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया। 2-3 महीने पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलने की कोई तैयारी नहीं था। आज के तारीख में कम से कम जंतर मंतर में लोग बाइक के सामने आ रहे हैं, टीवी के सामने आ रहे हैं कि ये लोग जो है बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, कर्मण्य लोग हैं, इनको हटा देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं, मोदी, अमित शाह और ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये डर तो लोगों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस दिन ये डर खत्म होगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाएगी। आपने राजीव जी बताया कि एक पेपर और लीक हो गया यूजीसी नेट का। देखिए राजीव जी, अब ये खबर नहीं है, आज के तारीख में ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि पेपर लीक हो गया। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्रेकिंग न्यूज है कि पेपर बिना अगर चुनाव आपको सरकार से करना है, एसआईआर के माध्यम से 27 लाख लोगों के वोट काट देने हैं। अगर आपको एक भी पता होगा, ये तमिलनाडु के अंदर हाईकोर्ट ने कितना बढ़िया डिसीजन लिया है। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में नियुक्ति हो रही है, वहां पे आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। वहां पे जो क्वालिफाइड नहीं है, जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, प्रोफेसर बनाया जा रहा है। तो भैया, अगर इस प्रकार से चुनाव कराने हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? सारे आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों को सारे मंत्री के जो मंदिर हैं उनके मठाधीश बना दो और उनके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना दो। नॉर्थ कोरिया का
मॉडल आप इंप्लीमेंट कर दो हिंदुस्तान के अंदर। यही तो आप करने का प्रयास कर रहे हो। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों से फॉर्म क्यों भरवाते हो अगर उनके पेपर लीक करके तुमने ठेका ले रखा है करोड़ों रुपए कमाने का। और इस प्रकार से अगर तुम्हें नियुक्तियां भी इन बच्चों, भाई अगर बच्चे पास भी कर लेंगे एग्जाम, बात लीजिए, इनको नौकरियां कहां मिलेंगी? क्योंकि नौकरियां तो आपने वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस वालों के लिए सुरक्षित कर ली हैं। आज जरा भी अगर आपका सोशल प्रोफाइल एंटी बीजेपी की है, आप जरा देखिए आपका बच्चा जो है अगर पीएचडी की है, टॉपर है, हजारों पेपर्स उसने पब्लिश किए हैं, इंटरनेशनल ख्याति के जर्नल्स में किए हैं, तब भी उसे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी उस आरएसएस के आदमी को जो सुबह जाके पार्क के अंदर अपना प्रैक्टिस करता है। देखिए इन्होंने देश को नॉर्थ कोरिया के रास्ते, लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही हैं इनको करना चाहिए और करना चाहिए। जितना ज्यादा ये करेंगे उतना ज्यादा उत्पीड़न होगा, जितना ज्यादा उत्पीड़न होगा उतनी बार जनता को पता चलेगा एक ममता बनर्जी की सरकार थी, एक ऐसी सरकार थी जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जबकि मंत्रियों पे आरोप लगते थे, मंत्री जेल चले जाते थे चाहे आरोप सिद्ध ना हो। और आज के तारीख में मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं 20 आत्महत्याओं का उत्तरदायी हूं, लेकिन कोई दंड उसको नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हुई है, ये आज मैं एक प्रवक्ता को समाजवादी पार्टी के सुन रहा था, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। अब 1000 साल तक ये इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसी रामद्रोही सरकार आई थी, भगवान राम के साथ धोखा करने वाली सरकार आई थी, जिसको हमारे भगवान श्री राम को मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब जो हैं सम्मान देते हैं। उन मंदिरों में दान पात्र से चोरी करने वाले, चढ़ावा चोरी करने वाले इतने बड़े नराधम और पापी शायद इतिहास ने कभी कल्पना नहीं की थी। ये इतिहास में 1000 साल तक जैसे पढ़ाया गया मोहम्मद गजनवी को और गौरी को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम जन्मभूमि के अंदर चोरी डकैती ये भी पढ़ाई जाएगी। जी जी, आने वाले समय में अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, उस पर क्या चलता है, क्या हो रहा है इस पे, और उसमें भी पेपर लीक पर जो बीच बीच में खुलासे आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, वो बहुत चिंतनीय है। क्योंकि पेपर लीक को लेकर अगर देश भर में युवा जो हैं वो आंदोलित हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो और इसको रोक न पाए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनके शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी न दें, तो आखिर ये कौन सी हठधर्मिता है, वो आखिर कौन सा जिद है कि आप कुछ भी कर लें, हम तो कुर्सी पर बने रहेंगे। आप हंगर स्ट्राइक के आज 11वें दिन भी वहाँ हंगर स्ट्राइक चलता रहे, आंदोलन का 19वां दिन है, आंदोलन चलता रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बीच बीच में ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। यूजीसी नेट की बारी अभी आई, नीट परीक्षा पे हो ही चुका है। प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, लेकिन जल्दी से प्रशांत जी आपसे पहले मैं चाहता हूँ कि उधर चलते हैं इकरार के पास। क्या चल रहा है वहाँ जंतर मंतर पे, और आज 19वें दिन इस धरना प्रदर्शन के क्या कुछ निकल के आ रहा है। आज कितने लोग हैं हंगर स्ट्राइक पे ये भी समझें, अभी तक जो लोग हैं वो सुरक्षित स्वस्थ हैं कि नहीं हैं ये भी समझा जाए। इकरार। जी राजीव जी, देखिए आज हंगर स्ट्राइक का 11वां दिन है और लगातार जो और अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो 19वां दिन है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में छात्रों का जो हौसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने तंबू गाड़ दिए थे, ठीक उसी तरीके से छात्रों ने जंतर मंतर पर तंबू गाड़ दिए हैं। मैं फारूक से कहूँगा, फारूक एक बार ये तंबू दिखाइए जो तमाम है, ये लेफ्ट साइड में ये राजीव जी वो तंबू है, ब्लू कलर का जो तंबू देख रहे होंगे, ये KYSC के छात्रों ने टांगा। वो जो रेड कलर का, अगर हम फारूक उधर दिखाइए रेड कलर वाला, वो SFI के छात्रों ने, और उधर जो अब जो है इसके पीछे वो AISF के छात्रों ने तंबू गाड़ दिए। यानी राजीव जी अब ये लगातार हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और बारिश में भी जो है भीड़ लगातार बनी है, क्योंकि और लोगों का जो सामाजिक संगठन से लेकर तमाम जो और लोग हैं, लगातार उनका आना जाना यहाँ जारी है। हालांकि दीपके की तबीयत खराब है, इसलिए वो सुबह के समय कुछ देर के लिए आए थे, वो आराम करने गए हैं। वहीं अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो उनका वजन लगातार जो है गिर रहा है और उनकी तबीयत अब चिंताजनक होती जा रही है। तो इसको लेकर लगातार हम जो अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त बारिश हो रही है इकरार, आज जो है छात्र वो करीब 25 की तरीके जी बारिश हो रही है। आप अगर
आप अगर सुरक्षित जगह पे जहां शेड हो वहां अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं तो शेड जहां है वहां चले जाइए, और ताकि आपसे जुड़कर हम बहुत सारे सवालों का जवाब आपके ज़रिए ले पाएँ। बारिश तो तेज़ हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है राजीव जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो राजीव जी, लगातार जो जिस तरह से किसानों ने तंबू गाड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से जो है वो छात्रों ने यहाँ तंबू गाड़ दिए हैं, यानी इरादे इनके मजबूत है। लगातार हम दिखा रहे हैं, ये राइट हैंड वाली मेरी लाइन, फारूक एक बार दिखाइए। ये राइट हैंड पे आप देखेंगे शुरू से वो आयसा के लोग जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और ये मेरे यहाँ जो है ये जो अनशन जो घर बनाया गया था वहाँ लगातार जो लोग एक दिन का अनशन कर रहे हैं, या एक छात्र हैं जो पूरे 7 दिन का जो है अनशन कर रहे हैं। इन छात्र से एक बार मैं आपकी बात कराना चाहूँगा राजीव जी, थोड़ा समय, क्योंकि आपके पास समय इस समय बहुत कम होता है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये छात्र है, ये पिछले आज इनको 8वां दिन है, और ये नो फूड और कोई बात नहीं कर रहे हैं। मोबाइल इन्होंने जो है वो साइलेंट मोड पे उस पर डाला हुआ, फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है, और सिर्फ पानी पर ये छात्र हैं। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह, अलीगढ़ यूपी से ही आए हैं। तो अब राजीव जी देखिए कि किस तरह से छात्रों में अपने मुद्दों को लेकर जो है वो है कि ना पानी, सिर्फ पानी पी रहे हैं, पानी के अलावा जो खाना है वो नहीं खा रहे हैं। एक जो सर आप कहाँ से आए हैं? आप मुझे छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से? जी जी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से हूँ। मेरा नाम भागीरथ वर्मा है। मैं आपके चैनल से सरकार से कुछ मांगे रखता हूँ। सबसे पहला है धर्मेंद्र प्रधान। कब से बैठे हैं भूख? मेरा 3 दिन, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल। जी जी जी। तो पहला है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, दूसरा है परीक्षा लीक करवाना बंद करें, तीसरा है मजदूर बस्ती को उजाड़ना बंद करें, चौथा है छत्तीसगढ़ के नकटी ग्राम को उजाड़ना बंद करें, पाँचवा है होर श्रम कोड रद्द करें, छठा है वोट में समानता तो नोट में समानता हो, सातवां धरना स्थल को जो है शेड बनाए। यहाँ छत्तीसगढ़ में 4 एकड़ में जो शेड बना हुआ है, नहाने और शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन ये केंद्र का जो माना जाता है, जो पूरे देश का है, यहाँ एक भी शेड नहीं, जो शर्म की बात है सरकार के लिए। धन्यवाद। आप भी हैं भूख हड़ताल पर? आप कब से बैठे हैं? मुझे 6 दिन हो गए हैं, और बारिश पड़ रही है, उससे थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई आज, तो लगे हुए हैं प्रोटेस्ट पे। 6 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। तो क्या आप लोगों की मांग है? आपकी भी सेम मांग है जो? हाँ, मेरी सेम मांग है सभी की सब। और जो छात्र जो सुसाइड कर गए हैं, इनके पेरेंट्स जहाँ पे आते हैं हमसे रोते देखे नहीं जाते, और इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल राजीव जी देखिए, लगातार जो लोग हैं यहाँ, अगर क्योंकि बारिश का 2 दिन से मौसम है, तो जो छात्र हैं उनकी आज अगर हम संख्या की बात करें तो 25 के आसपास युवा और छात्र हैं, वो यहाँ जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। फारूक जरा उस तरफ दिखाइए। तो लगातार जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बनी हुई है। और एक अपडेट राजीव जी, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 20 जुलाई को इसी जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को धरने की परमिशन दे दी गई है यहाँ। तो क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने बताया है कि 20 तारीख को वो अब जो जम्मू कश्मीर को जो राज्य के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग के लिए उन्होंने जो परमिशन मांगी थी वो यहाँ मिल गई है। यानी राजीव जी 20 तारीख को, और उन्होंने साथ साथ वो खुद अकेली पार्टी यहाँ प्रदर्शन नहीं करने वाली, उन्होंने इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को भी बोला है यहाँ आने के लिए, साथ में आम आदमी पार्टी, बीजेडी को भी उन्होंने निमंत्रण भेजा है। यानी 20 जुलाई को आप समझिए पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है, और इस प्रोटेस्ट स्थल पर जहाँ छात्र बैठे हैं वहाँ दूसरी परमिशन मिलना, अभी तक दिल्ली पुलिस जो है वो छोटे मोटे संगठनों को परमिशन दे रही थी, लेकिन 20 तारीख को क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन होगा, तो इस प्रदर्शन के पीछे की क्या रणनीति है दिल्ली पुलिस की वो समझनी होगी। क्योंकि जब छात्र इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, वहीं अगर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो वो अगर यहाँ पर प्रदर्शन करती है, तो किस तरह दिल्ली पुलिस मैनेज करेगी? क्या उससे पहले इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा? ये तमाम तरीके के जो सवाल है जो आने वाले टाइम में जिनका जवाब मिलेगा। तो लगातार जो है वो छात्र अलग अलग राज्यों से, ना सिर्फ छात्र
बल्कि अगर हम और लोगों की बात करें, दोपहर में भी हमने उनसे चर्चा की, वो लगातार लोग अपनी अलग अलग मांगे जो है उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं। जहां नीट पेपर लीक को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब आप देखिए कि अभी जिन शख्स से मैंने आपको बात करा छत्तीसगढ़ से आए हैं अपनी डिमांडों को लेकर। तो इसी तरीके से ये अब एक ऐसा मंच बन चुका है जहां समाज में, जहां सरकार से जिन जिन की नाराजगी है वो सभी आकर यहाँ मंच से अपनी बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सुरक्षित जगह पे रहिए ताकि भीग ना पाए। इधर आता हूं जल्दी से प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी के पास जरा आता हूं। प्रशांत जी, अभी आप सुन रहे थे, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की जहां ममता बनर्जी निकलती हैं प्रोटेस्ट के लिए, और बरुईपुर में जो घटना घटी है एक 11 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो घटना, उस घटना से पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल हिला हुआ है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जब विपक्ष की नेता निकल रही हैं आज की तारीख में, तो उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार यहाँ जंतर मंतर पर। तीसरी तस्वीर अभी जो बहुत ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला की पार्टी को यहाँ 20 तारीख को प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है। और 20 तारीख को प्रदर्शन की अनुमति, और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पूरा इंडिया ब्लॉक यहाँ आए। बीजू जनता दल से भी निवेदन किया है, आम आदमी पार्टी से भी किया है। जंतर मंतर की तस्वीर क्या आगे देखने वाले हैं हम, इस पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, पहले ही मैंने यहाँ पे कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे। राइट। पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुकी है और वो एक कॉकस बन गया है और वो सिस्टम के अंदर के लोग हैं। इसमें कोई एयरफोर्स से पर्चा भेजने से या कोई नेवी से पर्चा भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम के लोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। दरअसल पूरी सरकार आउटसोर्स हो चुकी है। नरेंद्र मोदी विदेश में रहें, मेडल लेते रहें, नाच गाने देखते रहें, इस कॉकस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम चल रहा है वहां पे। इसलिए यूजीसी का पेपर भी लीक हो गया और कई ऐसे लोग अभी पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि एनटीए जब ये नीट का पेपर हो रहा था तो जो प्राइवेट कोचिंग के लोग हैं वो एग्जामिनर थे। आप सोचिए कि क्या इंतजाम है। तो कहाँ से ये करेंगे? तो ये पूरा सिस्टम टेक ओवर हो चुका है और इसका खुद एडमिशन आप देखिए हो रहा है सरकार की तरफ से। एक बड़े स्टार मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जिनका घर तृणमूल कांग्रेस में जब तोड़फोड़ हो रही थी और ये भगोड़े लाए जा रहे थे बीजेपी के साथ, तब उनका घर केंद्र बिंदु था, वहीं बैठकें हो रही थी। अब उनके 4 निजी पर्सनल स्टाफ के 4 लोगों को हटा दिया गया। पीएमओ के आदेश पर हटा दिया गया। इसका मतलब है कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में कि उनके निजी सचिव को हटा दिया गया और उनके बारे में लिखा जा रहा है कि वो सीधे मुख्यमंत्रियों से बात करते थे। तो ये हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में एक वेस्टर्न इंटरेस्ट कॉकस बन गया है और लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और उनकी सरकार में कुछ भी हो सकता है। तो ये चल रहा है। पश्चिम बंगाल का जहाँ तक स्थिति है, पश्चिम बंगाल तो यूपी से भी बदतर स्थिति में है। पूरा मॉडल यूपी का जो बुलडोजर, इनकाउंटर सब वहाँ पहुँच चुका है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई, आप देखिए कितनी खराब हालत है। केवल तृणमूल कांग्रेस की नहीं, तमाम, अब जैसे बलात्कार हुआ वहाँ पे बरुईपुर में माइनर रेप, उसके प्राइम अक्यूज को पुलिस ले जा रही है। पूरी वही कहानी, पुलिस ले जा रही है उनको, प्राइम अक्यूज को क्राइम सीन पे, और वो रास्ते में भागने की कोशिश करता है और मार दिया जाता है। तो ये पूरी यूपी की कहानी जो है पश्चिम बंगाल में जा चुकी है
और पश्चिम बंगाल और यूपी बन चुका है। और बिल्कुल वैसी लॉलेसनेस है, वहां के शुभेंदु अधिकारी के कंट्रोल में है नहीं कुछ वहां पे भी। अगर वो सरकार ही नहीं चला पा रहे हैं, अगर वो सड़क में गुंडे बदमाशों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस बात के मुख्यमंत्री? उनका भी फोकस पूरा है तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में, वो अपने नंबर बनाने में। उनके नंबर बन गए कि नरेंद्र मोदी को तृणमूल का वो तेलुगु देशम पार्टी से डर लग रहा था, तो उन्होंने बंदोबस्त कर दिया तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के, तो उनके नंबर तो बन गए। अब उसमें वो निश्चिंत हैं, और उनकी निश्चिंतता में ये स्थिति है कि बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा रहा है। बंगाल तो फेमस रहा है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और उनको हटाया जा रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, और नाम मुसलमान का लेकर आते हैं। और आप देखिए अत्याचार किस पे हो रहा है, किसके बलात्कार हो रहे हैं, किसके एनकाउंटर हो रहे हैं, किसके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है पश्चिम बंगाल की भी, और ये साबित हो रहा है कि बीजेपी को शासन करना जो है वो नहीं आता है। बीजेपी को केवल यही सब आता है। भूपेंद्र यादव का जो के ऊपर शिकंजा कस रहा है, उसमें मोहन यादव का भी मामला है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जी बिल्कुल, पहले भूपेंद्र यादव का मामला क्या है ये समझना होगा, समझाना होगा, क्योंकि वो पहली बार आप भूपेंद्र यादव का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन ऐसे गड़बड़ घोटाले और जो कुछ चल रहा है, भूपेंद्र यादव को आप जानते हैं कि वो पर्यावरण मंत्री हैं, और देश में पेड़ कितने काटे जा रहे हैं और एनओसी कितने लेने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो उसी मंत्रालय से लेना होता है। भूपेंद्र यादव का जिक्र अभी छेड़ा है प्रशांत जी ने, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ बात जो है, अभी देश में जो तूफान मचा हुआ है, उस तूफान के आगे की कहानी क्या है? उससे पहले राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और सीजी नेट का जो उनका वो जो बिल्कुल जी, तो ये एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण, और उस एग्जाम में भी पेपर लीक, और जबकि पेपर लीक पे बवाल मचा हुआ है, उसके बाद पेपर लीक, और आप कह रहे थे प्रशांत जी, इसलिए मैंने कहा कि वो कॉकस बन चुका है। अब नरेंद्र मोदी पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, भविष्य में होने वाले एग्जाम को भी। ये तो नीट के बाद पेपर लीक हुआ है ना, ये जी। सोचिए कि कितना हौसला बढ़ा हुआ है ये क्रिमिनल्स का और लॉबीज का, कि उनको प्रधानमंत्री की फिक्र नहीं है, उनको किसी की फिक्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं प्रशांत जी, अब जल्दी से उधर जरा चलते हैं, एक बार फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। जल्दी से चलते हैं इकरार के पास। बहुत स्टूडेंट्स इस बारिश में मैं देख रहा हूं कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। इकरार आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है? और देख रहा हूं कि बरसों हम तैयारी करते, नौकरियों के फॉर्म भरते, हर भर्ती में भ्रष्टाचार, ये जो बैनर देख रहा हूँ लिखा हुआ, जो पढ़ पा रहा हूँ मैं, कहाँ गई भाजपा सरकार, ये पढ़ते हुए बिल्कुल अब थोड़ा क्लियर और दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं, जरा इकरार ये बताइए, और इनकी डिमांड तो साफ समझ में आ रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी विदेशों में खूब ट्रॉफियां ले रहे हैं, सम्मान करवा रहे हैं, लेकिन देश में उनके लिए क्या यहां सम्मान है? युवाओं के बीच कितना सम्मान है, जरा इनसे पूछिए प्रधानमंत्री के प्रति। जी बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल, लगातार ये स्टूडेंट जो है वो पहले दिन से यहाँ लगातार बने हैं, और अपनी जो मांगे हैं वो लगातार ये लोग रख रहे हैं, साथ में पंपलेट भी बांट रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों से मैं बात करता हूँ, क्या कहेंगे आप? प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, और ये जो मांगे लिखी है, क्या मतलब है आपका इसका? नारे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर। हम यही है कि हर पूरा सिस्टम ही बेकार हो चुका है, मतलब पूरे दीमक लग चुके हैं पूरे सिस्टम में, और पूरे सिस्टम को एक चेंज की ज़रूरत है। बट सरकार जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है सरकार की तरफ से, इस तरफ इधर आप कुछ बात करेंगे? क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या मांग है? आप लगातार जो 18 दिन हो गए लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य मांग तो यही है कि जो पेपर लीक का मामला है
और बड़ी बात ये कि जो एनटीए जो एजेंसी है, इसका रिकॉर्ड ये रहा है लगातार एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे, धांधली होती रही है। एनटीए को भंग किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, और यही दो बड़ी मांग है जिनको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी दिशा छात्र संगठन से हम लोग हैं और इस प्रोटेस्ट में हम लोग पहले दिन से हम लोग जैसे शामिल हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है, आप लोगों को 19वां दिन है, आज 19 दिन हो गए हैं, और जो स्ट्राइक जो भूख हड़ताल जो कर रहे हैं उनको 11वां दिन है। सरकार अभी सुन नहीं रही है आप लोगों की, तो कब तक आप लोग यहाँ टिके रहेंगे, ऐसा ये सवाल बनता है। आज सरकार का रवैया तो इस पे बहुत एकदम तानाशाहाना है, और ये चीज़ तो है कि जब तक मतलब इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है यहाँ तक हम लोग डटे रहेंगे, तब तक आप रहेंगे। जी, आप क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। क्या मैसेज देना चाह रही हैं? इसमें ये है कि हमारा जो ये सरकार के खिलाफ जो वो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें हम हर तरीके से अपनी बात रखेंगे, और उन्हें लग रहा हो कि गीत खाली है ना मौज मस्ती की चीज़ें हैं, तो ये हम गीतों के थ्रू यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। ये जो गीत हैं हमारे, ये सरकार की जुल्मों की कहानी कह रहे हैं, तो हम अपने गीतों के माध्यम से भी अपनी आवाज़ रख रहे हैं। दिशा, लगातार नए गीतों के माध्यम से हम देख रहे हैं, पहले दिन से आप लोग गीत है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? 19 दिन हो गए हैं आपको स्ट्राइक करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वैसे तो सरकार जो है उसका तरीका तो पूरा तानाशाह है, उसे लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है, वो क्या लोगों पे गुजर रही है। अगर ऐसा ही होता तो ये कब का इस्तीफा दे चुके होते। लेकिन हमारा अभी काम बनता है कि जब तक चीज़ें गलत होती रहेंगी हम सरकार से सवाल करते रहेंगे, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लगातार यहाँ, क्योंकि आप 18-19 दिन से हैं, लगातार यहाँ जो एक सवाल उठ रहा है, आप लोगों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, आप लोगों की डिटेल रखी जा रही है, ऐसा दीपके ने भी आरोप लगाया है, क्योंकि आप एक छात्रा, महिला छात्रा हैं। तो आप ये बताइए कि क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि है ना जगह जगह इतने सारे चीज़ें देश में चल रही हैं कि है ना तमाम तरह के है ना क्राइम्स हो रहे हैं। वहाँ पे ये पुलिस क्यों नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे ये कैमरे क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पे इन्हें ना जो सच्ची में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ सबूत भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये उस समय वो कैमरा कहाँ जाते हैं जब है ना पेपर लीक हो रहे होते हैं, ये पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाती जहाँ पे कि पेपर लीक करने वाले घूम रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स के ऊपर ये कैमरा लगा करके क्या डराना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना आए, अपनी आवाज़ को चुप रखो, अपने घरों में बैठो, वरना हमें तुम्हें चुन करके तुम्हारे चेहरे देख रहे हैं और हम तुम्हें जेलों में डालेंगे। एक आपसे सवाल है कि क्या आपके परिवार ने आपको कहा है कि कुछ दबाव हो, प्रेशर हो किसी तरीके का कि आप धरने में मत जाइए, बहुत दिन हो गया? परिवार से आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? परिवार से सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोगों के परिवार से सपोर्ट होता भी है, कुछ लोगों के नहीं भी होता, लेकिन है ना सभी ये तो परिवार में आज हर कोई समझ पा रहा है कि बच्चों के संग में गलत तो हो ही रहा है कि स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक कर रहा है, तो इसमें तो कोई भी परिवार सपोर्ट नहीं करेगा। देश में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा कि जो मेहनत कर रहा है और वो चाहे कि उसकी मेहनत का उसे मतलब है ना इस तरीके का पेपर लीक होगी तो उसका तो वो विरोध ही करेगा। तो लगातार इस तरह से छात्र, मेरे आप राइट हैंड में देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र गीत हैं ये आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन लगा राजीव जी एक टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। तो लगातार राजीव जी, आपने सुना कि छात्र जो है गीतों के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश लगातार तेज हो रही है, लेकिन छात्रों के हौसले वो लगातार आप देख सकते हैं कि बिना छतरी के और इस बारिश में ही लगातार सुबह से छात्र टिके हैं और गीतों के माध्यम से ये अपनी बात है वो सरकार को सुनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है।
ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए और वहां की रिपोर्ट आप दे रहे हैं। और इस वक्त तेज बारिश, लेकिन उसके बाद भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं वहां छात्र, ये दिखाई दे रहा है, आंदोलनकारी। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। हम जरा एक बृहत आयाम में बात करें, बड़ी तस्वीर लेकर आए, यहाँ पर लाने की कोशिश करें। देखिए जंतर मंतर, इसको लगातार हम कवर कर रहे हैं अमलेंदु जी। जंतर मंतर पे धीरे धीरे अब अभी एक छत्तीसगढ़ से आए हैं और उनसे बात करवाई, वो उनका कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर आंदोलन की अनुमति मांगी है 20 तारीख को। 20 तारीख से ही पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। हाँ, ये हम देख रहे हैं। और उधर पश्चिम बंगाल जिस ढंग से उबल रहा है वो भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस गर्मी में, अब तो बारिश होने लगी, गर्मी से दूर, उनको बहुत गर्मी लगती है। जब भी गर्मी का मौसम ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में तो वो विदेश चले जाते हैं, इस बार भी चले गए हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट मोड में ले जाना चाहिए, ले जाता है, वो है ईरान और अमेरिका की जंग फिर से भड़क गई है। अमेरिका ने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोकर जगते ही उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एमओयू हुआ है, उसको मैं खारिज करता हूं। आप देखिए जैसे ही खारिज किया, अपने यहां का शेयर बाजार कहां जाके गिरा है। आज बवाल मच गया। 1:40 पर जो गिरा है वो 1700 पॉइंट, सेंसेक्स 1700 पॉइंट पे जाकर रुका है, माइनस में, यानी लाल निशान में। ये और इससे डरना चाहिए हिंदुस्तान को। मैं यहां डराने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डरना इसलिए चाहिए क्योंकि यहां साफ दिखाई दे रहा है कि किस ढंग से दुनिया की तस्वीरें बदल रही हैं। लेकिन हमारे देश के हुक्मरानों को इसकी फिक्र है क्या? और अगर ऐसा होता है, एथेनॉल मिला के कितने लोगों की गाड़ियां आप चलाएंगे? एथेनॉल क्यों मिलाना आपने शुरू किया? क्या एथेनॉल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि गाड़ियां जो हैं और उसमें पेट्रोल की खपत कम हो या पोल्यूशन कम हो? भाई अगर आप पेट्रोल मिला रहे हैं, एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के पास जाइए, कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। ये सारे तार अगर डॉट्स आप जोड़िए, क्या तस्वीर नजर आती है अमलेंदु जी? अजीब ये तस्वीर ये नजर आती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर परिस्थितियां ये पैदा हो जाएंगी कि सरकार या तो गिर जाएगी या इमरजेंसी लगाएगी, ये राजीवी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और सरकार जिस तरीके से निश्चिंत है, मोदी जी फिर विदेश यात्रा पर घूम रहे हैं, सारे देश को जो है ये बताकर कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए। मोदी जी हर महीने 15 से 20 दिन विदेश में घूम रहे हैं। राजीव जी जो आज हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह उठते जिस तरीके से कहा, होर्मुज पर हमला किया, उसके बाद बहरीन में जो उसके ठिकाने हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन पर हमला किया, फिर ईरान ने पलट के, ये साफ संकेत है कि ये युद्ध फिर छिड़ सकता है। और अमेरिका ने होर्मुज पर ऐसे समय हमला किया राजीव जी कि जिस समय शहीद सैयद अली खामेनेई का जो है वो अंतिम संस्कार चल रहा है, ऐसे समय में, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है दुनिया भर से, तमाम राजनयिक जो है वो भी तेहरान पहुंचे हुए हैं। ऐसे समय में होर्मुज पर अमेरिका का हमला ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व युद्ध कराने पर आमादा है। युद्ध पे पासु डोनाल्ड ट्रंप हो चुका है। अब राजीव जी सवाल ये कि अभी तो मोदी जी ने कह दिया था कि हमने साहब युद्ध के समय बड़े कठिन परिस्थितियों में हमने देश को संभाल लिया, परिस्थितियां हमने संभाल ली। राजीव जी सवाल ये है कि जब ये युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और एमओयू साइन हुआ, उसके बाद से अब तक क्या सरकार ने पिछले दिनों से कुछ सबक लेते हुए कोई आगे की तैयारियां की हैं? क्या हमारे यहाँ तेल का और गैस का आपने अतिरिक्त भंडार जमा किया है कि नहीं, कि 4 महीने का आपके पास अतिरिक्त भंडार होना चाहिए? क्या ये इंतजाम इस सरकार ने कर लिया है कि नहीं कर लिया है? ये राजीव जी महत्वपूर्ण चीज है। अगर यही जो जंग आज सुबह जो ट्रंप ने ऐलान किया है राजीव जी, और ये जंग एस्केलेट होती है ट्रंप के बयान के बाद और ज्यादा बढ़ता है, जब उसने कह दिया कि हम एमओयू नहीं मानते, इसका मतलब कि जो आपका सीज फायर था 60 दिन का, वो भी आप नहीं मानते फिर? वो नहीं मानते, उन्होंने कह दिया सीज फायर को खत्म कर दिया हम। हाँ, सीज फायर को खत्म करते हैं। तो अगर वो कह दिया उसने, इसका मतलब अमेरिका ने घोषणा कर दी कि वो युद्ध में जा रहा है। सीधी सी बात राजीव जी है। अब अगर जवाब ईरान की तरफ से दिया जाता है तुर्की, तो फिर परिस्थितियां फिर खराब होंगी, होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद होगा
और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर फिर बंद होगा तो फिर आवाजाही बंद होगी। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम पहले से किए? या आपको लग रहा था कि ट्रंप ने एमओयू पर साइन कर दिए तो अब बात खत्म हो गई? तो ये राजीव जी, हम भी नहीं डरा रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल तो है कि आपने क्या इंतजाम किए कि नहीं पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, वरना फिर ऐसा ना करना पड़े कि फिर आप जो है गैस की लाइन के हिसाब बंद कर दें, आप छोटू सिलेंडर के दाम बढ़ा दें, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम आप जो है दोगुने कर दें, राशनिंग कर दें, 30 दिन का कैप लगा दें कि आप 30 दिन से पहले जो है सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। तो इन सब का आपने इंतजाम पहले से किया कि नहीं किया? और ये जो राजीव जी परिस्थितियां दिख रही थी, ये साफ तौर पर दिख रही थी कि ट्रंप जिस तरीके से एमओयू साइन करते वक्त भी बातें कर रहा था, उससे स्पष्ट था कि ये कोई एमओयू नहीं मानेगा। तो दुनिया के लोगों को राजीव जी सबको है, और दुनिया इसकी तैयारी कर चुकी है कि अगर ये एस्केलेट होता है और ये जंग बढ़ती है तो उसको दुनिया को किस तरीके से निपटना है। हमारे यहाँ इसकी क्या तैयारियां हैं कुछ मालूम राजीव जी नहीं पड़ता। अब दूसरा राजीव जी जो जंतर मंतर पे चल रहा है, ये भी राजीव जी उसी तरीके की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। चीज शुरू हुई थी केवल नीट पेपर लीक के खिलाफ जो था एक आंदोलन से और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन अब ये इसका आयाम जो है वो वृहद हो चुका है, काफी बड़ा इसका फलक हो चुका है। अब सिर्फ बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रह गई है, बात सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं रह गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर 5 आदमी है, छठा आदमी जो भी है राजीव जी वो कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। नीचे जो है लोग बढ़ते जा रहे हैं, तंबू गढ़ते चले जा रहे हैं। अब राजीव जी अगर इसी तरह से तंबू गढ़ते चले जाएंगे तो इन तंबुओं को उखाड़ना इस सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये तंबू जो गढ़ रहे हैं राजीव जी, ये किसी सोशल मीडिया के जरिए नहीं गढ़ रहे हैं, ये छात्रों के आंदोलन वाले जो लोग जो हैं उनके तंबू अब गढ़ रहे हैं। तो ये आंदोलन लंबा भी खींचेंगे। ये आंधी और पानी में आंदोलन करना जानते भी हैं, इनकी ट्रेनिंग है पहले से इस तरीके की। तो सरकार के सामने संकट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब लगातार जिस तरीके से पेपर लीक पे पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, यानी एक नीट का पेपर लीक का संभला नहीं और मालूम पड़ा कि उसके बाद 10 पेपर लीक और हो चुके। तो ये जिस तरीके से सरकार लगातार विफल हो रही है राजीव जी, और उसमें कई आयाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जल जंगल जमीन के मसले भी इसमें आते चले जा रहे हैं, शिक्षकों की मांगे इसमें जुड़ती चली जा रही है, कर्मचारियों की मांगे जुड़ती चली जा रही है। तो राजीव जी अगर ये यहाँ पे विस्तार होता है आंदोलनों का, और जिस तरीके से किसान संगठनों ने आकर यहाँ समर्थन दिया, तो वो किसान संगठन भी अपनी मांगों को लेकर बैठ सकते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वहां धरना प्रदर्शन की बात कर रही है राजीव जी, तो क्या गारंटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस धरने को आकर इसमें शामिल नहीं हो जाएगी? 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उससे पहले अगर आप इनको उठाना चाहेंगे तो फिर संघर्ष होगा तो फिर एक नया मोर्चा खुलेगा, यहाँ से मोर्चा खत्म होगा तो होगा। लेकिन राजीव जी वो जो छत्तीसगढ़ से आए हुए थे उनको हम लोगों ने सुनवाया, जो प्रदर्शनकारी हैं, और उन्होंने एक बड़ी वाजिब बात कही कि यहाँ जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से धरना स्थल बना हुआ है और यहाँ कोई शेड भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब क्या इस तरफ ध्यान नहीं दे सकते कि जहां आपने धरना स्थल घोषित किया है तो वहां आप यह आदेश भी करें कि वहीं आप शेड भी बनाओ, यहाँ आप टॉयलेट की व्यवस्था भी करो? क्यों आखिर मंच से ये कहना पड़ता है कि भाई यहाँ जो है आप चलता फिरता टॉयलेट जो उसकी यहाँ व्यवस्था कराइए? लड़कियां वहां हैं राजीव जी, लड़कियां जब वहां धरने पर ब्राह्मण अंचल प्रदर्शन में बैठी हुई हैं तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए? कहा तो आप जो है वो सारे देश भर में चला रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, तो भूल गए मोदी जी? क्या चश्मा उतार के फेंक दिया मोदी जी ने गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान का? और अगर नहीं फेंका है तो यहाँ ये व्यवस्था गांधी जी को वहीं समेट के रख दिया है। हाँ, गांधी के अनुयायियों को ये समझना पड़ेगा कि गांधी कहाँ है आज की तारीख में। गांधी के 3 बंदर दिखाए जाते थे पहले, आप याद कीजिए। गांधी के वो तीनों बंदर कहाँ हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, कहाँ हैं वो तीनों बंदर? अब तो गांधी का चश्मा सिर्फ दिखा रहे हैं, वो भी टॉयलेट में। आपने गांधी का ये काम कर दिया, अब क्या बोलूं मैं, तकलीफ होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल राजीव जी, और जहां जहां इनकी नई सरकारें आ रही हैं वहां वहां आप देखिए किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब बंगाल की जो बात हो रही है राजीव जी, आप देखिए वहां जिसका एनकाउंटर हुआ है, प्रभास मंडल, कीर्ति आजाद जो टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता था और इसके पास बहुत ज्यादा और ऊपर के लोगों के सबूत थे, इसलिए इसका एनकाउंटर किया गया। अब बातें ये हो रही हैं। दूसरा एक और जो जिसका राजीव जी हुआ
जिसको भीड़ ने पीट पीट के जिसकी जान ले ली, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था। आरोप है कि पुलिस ने उसे पहले पकड़ा और बीजेपी के लोगों ने दबाव डाला तो उसको छोड़ दिया गया, और जब उसको छोड़ा गया तो भीड़ ने उसकी पीट पीट कर जान ले ली। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, आप अच्छे दिनों की बात करते थे और ये किस तरीके के अच्छे दिन लेकर के आए हैं। जो अब राजीव जी और ज्योति बसु कहा करते थे कि बंगाल जो पहले सोचता है देश बाकी जो बाद में सोचता है, मुझे तो डर लगने लगा राजीव जी कि बंगाल जो देख रहा है क्या पूरा देश यही देखेगा? भारतीय जनता पार्टी या पूरे देश को बंगाल बनाएगी? अभी तक तो हम लोग राज्य की बात करते थे कि गुजरात मॉडल है, मणिपुर मॉडल है, ये तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर खतरनाक बंगाल मॉडल बनता चला जा रहा है। एक महीने के अंदर राजीव जी इन्होंने बंगाल को जिस तरीके से प्रयोगशाला बनाया है गुंडागर्दी की, कि भारतीय जनता पार्टी जहां आएगी वहां गुंडागर्दी की ऐसी प्रयोगशालाएं तैयार होंगी। देश को डरने की आवश्यकता है राजीव जी इस तरीके के इनके मॉडल से। तो मुझे लगता है राजीव जी की देश में परिस्थितियां जो बन रही हैं, वो ये सरकार जो करना चाहती है और मोदी जी जो करना चाहते हैं, ये खतरनाक संकेत देश के सामने राजीव जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जरा जल्दी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और उधर सीधे जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं इकरार। जल्दी से, लेकिन स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि देश की विपक्ष, यहाँ पर विपक्ष के तेवर से बिगड़ा बीजेपी का गणित हम लिख भी रहे हैं। क्या यहाँ बीजेपी का गणित बिगड़ते हुए दिखाई देता है? तस्वीरें अलग अलग, भले उसका रिजल्ट कुछ और आए, रिजल्ट अभी ना आए। वो पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज हो गई बीजेपी। SIR अब पूरे देश में लगभग है, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। द टेलीग्राफ के 30 साल रहे एडिटर पश्चिम बंगाल में, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है क्योंकि SIR में उनका नाम नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, ये कॉकरोच शब्द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, यानी जस्टिस सूर्यकांत, उनका दिया हुआ कॉकरोच शब्द है, जिसको आज लेकर जंतर मंतर पर इस बारिश में भी लोग युवा जो हैं वो टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों को बहुत हल्के ढंग से लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको जरा इसके बड़े पैमाने को, बृहद पैमाने पर देखने की कोशिश कीजिए तो एक डरावनी तस्वीर नजर नहीं आती स्वामी जी? जो था 12 साल का, वो खत्म हो गया है। आज के तारीख में युवा पूरी तरह से इनसे नाराज हैं, पूरी तरह से उनका डर खत्म हो गया और सीना तान के वो खड़े हैं। महिलाएं जो इनके साथ थीं, क्योंकि आप जानते हैं परिवार के अंदर जो हमारे धर्म को कायम करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई प्रयत्नशील होता है तो हमारे घर की महिलाएं होती हैं। महिलाएं जो इनके लिए, केवल हिंदू धर्म के लिए इनके लिए जान छिड़कती थी, आज के तारीख में इनकी जान लेने को तैयार है। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि अब इनके खिलाफ इतना, अगर इन्होंने अब प्रेशर कुकर को उसे गैस निकलने के लिए, भाप निकलने से रोका तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और जिस प्रकार से देखिए हर जगह पे, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे, पेपर लीक इनके हाथ से निकल गया है। हर जगह इनके हाथ से भस्मासुर जो उन्होंने छोड़े हुए थे, अब वो भस्मासुर ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जैसे हमारे महादेव के साथ हुआ था। बंगाल के अंदर जो हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी चाहे भी तो नहीं रोक सकते। जितनी जगह भी इनके डबल इंजन की सरकार है, ये चाहे भी, क्योंकि इन्होंने, जब ये लोग घृणा फैला रहे थे, हम लोग इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि भारत माता को, हमारे देश को, हजारों साल की हमारी सभ्यता है, इसको बर्बाद मत करो। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी जैसे पेट्रोल छिड़का जाता है वो मत करो, जो राहुल गांधी कह रहे थे। इन्होंने चारों तरफ से बारूद फैला दी है और जरा सी चिंगारी हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, ये जो अब एक नई घटना घटी है, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और बिल्कुल सही बात आपने कही, मार्केट जैसे क्रैश हुआ है। ये तो चलिए ये घटना थी जिसके 1.5 घंटे के बाद मार्केट बंद हो गया। अब लेट अस सी एज टू व्हाट हैपेंस टुमारो। लेकिन पूरा का पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री डूब जाएगी। शेयर मार्केट में हमारे युवा पीढ़ी का बहुत ज्यादा पैसा लगा है, वो डूब जाएगा। लोगों की सारी आकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। नौकरी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, हर पेपर लीक हो रहा है, जैसे यूजीसी नेट हो गया। मैं एक, राजीव जी, एक आखिरी बात कहता हूं। एक घटना, एक पत्रकार जो है अयोध्या के अंदर एक फोटोग्राफर का इंटरव्यू ले रहा था और उसने फोटोग्राफर से पूछा कि भाई महीने में कितना कमा लेते हो? उसने कहा साहब 15-20 हजार रुपए कमा लेता हूं। कहने लगे इसके पहले आप क्या करते थे? कहने लगे साहब मैं प्रोफेसर था। कहाँ प्रोफेसर थे? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था।
क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाता था। कितनी तनख्वाह आपको मिलती थी? राजीव जी, आपको विश्वास नहीं होगा, किसी दर्शक श्रोता को विश्वास नहीं होगा, हमारे देश के अंदर निजी संस्थानों में कैसा शोषण होता है। उसने कहा मुझे 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जब पत्रकार ने पूछा 5,000 प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा साहब एडहॉक प्रोफेसर थे हम, हमें 5,000 तनख्वाह मिलती थी और यहां 15, 20,000, 25,000 रुपए अगर मैं फोटोग्राफी में कमाता हूं। और वो ये बता रहा है उसको 4-5 सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी है, और उसके बाद उसको 5,000 तनख्वाह मिलती थी। ऐसा शोषण मेरे देश के युवाओं के साथ हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर के नाम पे धोखा दिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में 100% प्लेसमेंट होता है, और जो अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराते हैं, मेरी बात को ध्यान से सोच लें, वरना उनके बच्चे जब पास आउट होंगे 15-20 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। मेरी बात को नोट कर लें, क्योंकि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी की है, मुझे पता है वहां पे प्लेसमेंट कैसे होता है, कैसे फर्जी प्लेसमेंट होते हैं। जो आपसे 15 लाख रुपए लिए जाते हैं, उसमें 2 लाख रुपए फर्जी रिक्रूटर्स को दिए जाते हैं, जो आपके बच्चे को 3 महीने तक 20,000 रुपए महीने देते हैं, उसका नौकरी से निकाल देते हैं। उनकी बात पूरी हो जाती है, 100% प्लेसमेंट हो गया, फर्जी रिक्रूटर्स होते हैं, और आप अपने बच्चों को इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जब 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। अब तो ये स्थिति लोगों ने देश को पहुंचा दी है। हमारे साल के अंदर आईटी मद्रास के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुंबई के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आईटी दिल्ली के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आईएम्स के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के श्रमिकों को अपनी भारत माता को बचाने के लिए, इन दुष्टों के पास से बचाने के लिए, जिन्होंने हमारे रामद्रोह किया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इनसे सत्ता अगर नहीं छीनी, देर हो जाएगी, मेरे देश को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जो बात आप कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इकरार आपके पास आऊँ, लेकिन आपसे पहले ज़रा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के कई सारे आयाम हैं। इस चर्चा में आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी रैली निकाली, बरुईपुर में जो घटना घटी है एक लड़की के साथ, 11 साल की लड़की के साथ, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके ऊपर अंडे फेंके गए। बीजेपी के लोग बीजेपी का झंडा लेकर वहां पहुंचे और वहां चोर चोर के नारे लगाए गए। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव में एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जनता तय कर देती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अगर ये मान लिया जाए, बीजेपी जैसे कह रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव वो बहुत ईमानदारी से जीती है, बिहार का चुनाव बहुत ईमानदारी से जीती है, चलिए वो भी मान लिया गया कि आपने बहुत ईमानदारी से चुनाव जीत लिए, यहां पर विपक्ष के आरोप बिल्कुल बेकार हैं, ये मान लिया, चलिए। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप ये अंडे फेंकवा रहे हैं, आप वहां पत्थर फेंकवा रहे हैं, आप मार पिटाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को मार रहे हैं। ये कौन सा तरीका है डेमोक्रेसी में? ये और कोई भी कर रहा हो, अगर इससे पहले आरोप लगता है कि ममता बनर्जी भी करती रही, तो ममता बनर्जी ने भी गलत किया, आज ये कर रहे हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, कहा यह गया कि मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो अच्छे दिन नहीं ला सकती, इसलिए मैं लेके आऊंगा, डॉलर की कीमत जो है वो मैं कम करूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत मैं कम करूंगा, देश से भ्रष्टाचार मैं मिटाऊंगा, ये सारी बातें, गरीबी मैं दूर करूंगा, ये सारी बातें, ये सारे युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मैं दूंगा। ये बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार के नारे दे रहे थे कि अब महिलाएं जो हैं वो आराम से देश में कहीं भी घूम सकती हैं, जा सकती हैं, रात को 12 बजे भी कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आप आए तो आप क्या कर रहे हैं? और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि इससे बुरा हाल तो मनमोहन सिंह के समय था, तो आप वो कितना बुरा और मैं कितना बुरा, यही दिखाने में आए हुए हैं। एक तस्वीर तो ये है, दूसरी उसी तस्वीर का जो विभत्स रूप है वो जंतर मंतर पे दिखाई देती है। उसी तस्वीर का दूसरा रूप जो है वो आने वाले समय में हम लोग और हमने देखा है संसद के अंदर, वही अब फिर से देखेंगे संसद के अंदर। 150 सांसदों को आप बाहर निकाल दिए और आपने अपने हिसाब से नियम बना लिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो उसमें देश का सीजेआई नहीं होगा। ये नियम तो उस समय आपने बनाया जिस समय 150 सांसदों को आपने बाहर किया संसद से। यह नियम आपने उनको बिल्कुल सुरक्षित रख दिया कि इनके ऊपर आजीवन किसी भी ढंग का केस नहीं चलेगा, ये भी आपने उसी समय बनाया। तो इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन तस्वीरों को क्या देश की जनता नहीं देख रही है? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी,
आपके प्रश्न का उत्तर जो है इसी वाक्य से शुरू करता हूं कि जितना ज्यादा जनता को डिनाई किया जा रहा है उतना ही ज्यादा सरकार अपने आप को शक्तिशाली साबित कर रही है। जनता को डिनाई करके अपने आप को शक्तिशाली साबित करना, डिनाई करने का मतलब आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद जिस तरह से बंगाल में स्थितियां बनी हैं, बिहार में भी कमोबेश वही हालात हैं। जंगल राज लालू के समय में कहा जाता था, ये तो डबल ट्रिपल जंगल राज चल रहा है, और दूसरे प्रदेशों में भी है, संसद के भीतर भी है, संसद के बाहर भी है, और सब जगह है कि हम जनता लगातार इस सरकार के खिलाफ है। देश भर में गुस्सा है, अलग अलग से उसका प्रकट हो रहा, वो प्रकट भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम को उन्होंने इस तरह से हैक किया है अलग अलग तरीकों से कि जनता का उन्हें समर्थन मिलता हुआ वो दिखा देते हैं कि हमें जनता हमारे साथ है। यही जो विरोधाभास है, इसी विरोधाभास को खंडित करना सियासत का मूल लक्ष्य आज जो विरोध की सियासत है उसका होना चाहिए, विपक्ष की जो सियासत है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उसको देखें तो पश्चिम बंगाल में क्या है, अराजकता है, कोई कानून को मानने को तैयार नहीं, सत्ताधारी दल बिल्कुल नियम कानून को नहीं मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस से 20-20 सांसद तोड़वा देते हैं, एक नई पार्टी में ज्वाइन करवा देते हैं, मन पसंदीदा विपक्ष चुन लेते हैं, रैली करने की इजाजत नहीं देते हैं, हाईकोर्ट कहता है तो रैली होती है तो उस पे अंडे फेंकवाते हैं, उसका विरोध करते हैं। इससे पहले नेताओं का विरोध हुआ, अब बलात्कार की घटना हुई, लॉलेसनेस देखिए कि बलात्कार की घटना हुई, हत्या हुई, और उसके बाद मॉब लिंचिंग भी हुई। माने मॉब लिंचिंग भी अराजकता है, घटना भी अराजकता है, और इसके बाद जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जो एनकाउंटर घोषित किया गया वो भी अराजकता है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न दिखता है विश्वास ही नहीं होता, वही कहानी पुलिस दोहरा देती है। हम साइट पर ले गए थे, उसने हमारे से बंदूक छीन ली, फायर भी कर दिया। अरे कैसे नालायक पुलिस है कि उससे हिरासत में व्यक्ति छीन लेता है पिस्तौल और उसके फायर भी कर देता है, और तब ये इनकाउंटर करके बहादुरी भी दिखला देते हैं। वो सेट पैटर्न से दिखता है कि ये हत्या है, कहीं से कोई एनकाउंटर नहीं है। हमारे देश में एनकाउंटर की जांच करने की जो पद्धति है, अंदरूनी पद्धति, उसमें पुलिस के ही लोग शामिल होते हैं और वो उनको हमेशा क्लीन चिट दे देते हैं। एनकाउंटर को जायज एनकाउंटर बता दिया जाता है, जबकि वो फर्जी हुआ होता है। तो ये लॉलेसनेस का उदाहरण है, कोई कानून को मान नहीं रहा है, सरकार नहीं मान रही है, पुलिस नहीं मान रही है, गुंडे नहीं मान रहे हैं, क्रिमिनल्स नहीं मान रहे, इवन भाई जो प्रभाव एक को तो अरेस्ट करके फिर पुलिस ने छोड़ दिया इसी मामले में, तो अरेस्ट करके भी आप छोड़ दे रहे हैं, तो पुलिस भी नहीं मान रही। कोई इस कानून को मान ही नहीं रहा है, देश के कानून को मान ही नहीं रहा है। ये तो एक बंगाल का उदाहरण हुआ। आप देख रहे हैं भाई राम मंदिर में भी उसी तरीके से चीजें चली, चोरी हुई, ये भी लॉलेसनेस है। सीसीटीवी था, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उसको ही हटा मिटा दिया गया। भाई किसी एसआईटी गठित हुई, बिना एफआईआर के हुई, एसआईटी ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर कोई एफआईआर नहीं हुई। इसके बाद इस्तीफा हुआ, इस्तीफे को स्वीकार करें या अस्वीकार करें बोल के रामतीर्थ ट्रस्ट की बैठक होती है, और फिर बैठक में बोला जाता है कि हमें स्वीकार करना तो एकदम जरूरी था, कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसमें इस्तीफा होता है तो स्वीकार ही कर लिया जाता है। लेकिन इससे पहले तक क्यों बोला गया, फिर बैठक क्यों हुई स्वीकार करने या अस्वीकार करने को लेकर? तो ये सारी चीजें, इसका मतलब है नियम कानून गढ़े जा रहे हैं, ये यहाँ भी लॉलेसनेस है। और श्री राम मंदिर के में जो चढ़ावा चोरी है, उस मामले में एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि जिस देश में, इस देश में श्री राम के लिए जितना सम्मान है लोगों के बीच, संस्कृति में रचे बसे हुए हैं श्री राम, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इवन सामाजिक रूप से श्री राम बसे हुए हैं, तो उसका जो राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, अपनी राजनीति मजबूत की, तो उसका भंडा फूटा है और जनता के मन में
वो श्री राम के प्रति जो श्रद्धा थी वही नफरत में बदलती हुई बीजेपी के लिए दिख रही है कि इसने राम का इस्तेमाल हमारी अपनी राजनीति के लिए किया, इसने राम का इस्तेमाल हमारी आस्था को लूटने के लिए किया। और ये ऐसा नहीं कि मैं यूं ही बोल रहा हूं, देखिए ये जमीन से महसूस की जा रही बातें हैं कि बाकी मुद्दों को समझाने और बताने के लिए तो एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई आस्था का चोट पहुंचाई गई, इसको समझाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की किसी पार्टी को, विपक्ष को आवश्यकता नहीं है, वो लोगों के जहन में जा चुका है। तो सरकार के प्रति असंतोष व्यापक है, चाहे श्रद्धालु हो, चाहे आम जनता हो जो धर्म से भी जुड़ करके सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी श्री राम से जुड़े हुए। मैं श्री राम का नाम थोड़ा इतना एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं कि इस देश में गांधी का राम है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो गांधी के नजरिए से राम को देखने का जो इस देश में तरीका है, प्रचलित तरीका है, उससे इतर श्री राम के नाम पर जो नफरत फैलाए गए हैं, श्री राम को नारा बना दिया गया किसी के खिलाफ हिंसा करने का, तो उसकी प्रतिक्रिया अब लोगों को समझ में आने लगी है। इस मैं इतना जोर दे रहा हूं और ये सबको समझ में आ रहा है। आप देखिए ये चुनाव का इशू है, आम जनता की जरूरत से जुड़ा हुआ इशू है, थोप दिया गया जबरदस्ती। E20 2025 दिसंबर से लागू है और पता हम लोग को अब चल रहा है जब माइलेज कम हो रहा है। अब E25 लागू करने की कोशिश की जा रही है, अब उसको रोकने की बात हो रही है क्योंकि जनता में गुस्सा है। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं, थोपा जा रहा है निर्णय। तो हम देख रहे हैं कि जनता, छात्र नाराज हैं, युवा नाराज हैं, जिनमें बेरोजगार बड़ी संख्या में है भाई। इसके अलावा उपभोक्ता नाराज हैं, इसके अलावा धर्म से जुड़े लोग नाराज हैं, समाज से जुड़े लोग नाराज हैं। नाराजगी चरम स्तर पर है। और दूसरा तरफ कॉन्ट्रास्ट ये है कि बीजेपी की ताकत भी चरम स्तर पर है, चूंकि सबसे ज्यादा सांसद खरीद ले रहे हैं, अपने साथ जोड़ ले रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये उसी वजह से है जो हमेशा राहुल गांधी कहते रहे हैं कि सिस्टम पर, इंडियन स्टेट पर एक तरह से कब्जा कर लिया गया है। कॉकरोच नाम सुप्रीम कोर्ट देता है, वो आंदोलन में है और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चूंकि उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि जनता के सामने हम उनकी ताकत मेरे पास है ये विश्वास दिला सके, लेकिन वास्तव में जनता तो हर जगह नाराज है, दुखी है, परेशान है। वो रास्ता खोज रही है कि कैसे ऐसे चुनाव से हम मुक्ति पाकर उस लोकतंत्र में जाएं जहां हम सरकार बदलें और बदलने से पहले भी जब हम सड़क पर उतरे तो सरकार सहम जाए, डर जाए, थरथरा जाए। वो जनता चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जनता जो चाहती है और सरकार जो कर रही है उसका विश्लेषण यहाँ कर रहे थे प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया। ज़रा जल्दी से चलना चाहता हूँ उधर जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। इनके साथ इकरार के साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, क्या चल रहा है ज़रा उनसे समझूं। इकरार कौन लोग हैं आपके साथ और ज़रा इनके विचार इस आंदोलन और पूरे देश का जो माहौल है, देश में जो युवाओं के साथ हो रहा है, इनकी पढ़ाई, इनके एग्जाम्स, इन पर जो कुछ हो रहा है, ज़रा वो सारे सवाल इनसे पूछिए। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हाँ जी आदरणीय जी, मेरा नाम कुमार इंजीनियर धीर सिंह सत्यमेव जयते झुंडपुरा है। तो आप यहाँ जंतर मंतर पर किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? जी आदरणीय जी, पत्रकार भैया जी, मैं यहाँ पर मुरैना चंबल, आदरणीय मत बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी मैं मुरैना चंबल की मिट्टी से अपने क्रांतिकारी भाइयों को और उन मित्रों को समर्थन देने के लिए आया हूं और उस महापुरुष को समर्थन देने आया हूं जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए, भारतीय आर्मी के लिए उनका अहम योगदान है, जिनका नाम है आदरणीय एवं सम्माननीय वांगचुक जी। जो आज मुझे जब ये संदेश मिला कि मेरे महापुरुष वांगचुक जी को, आज देश की इतनी व्यवस्था खराब हो गई है, शिक्षा व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उस महापुरुष को गांधी जी की तरह आज आज़ाद भारत में अनशन पर बैठना पड़ा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इस शिक्षा क्रांति की लड़ाई में उनके साथ हूँ, अभिजीत भाई के साथ हूँ। तो ये बताइए कि आप आज यहाँ आए हैं, इससे पहले भी आप यहाँ आए थे? आदरणीय, मैं इससे पहले एक दिन और आया था, आज ये मेरा दूसरी बार मैं आया हूँ
और मैं ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा मैं तब तक इन भाइयों के साथ जुड़ा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी मुरैना से हूँ, भैया के साथ में हूँ। मेरा नाम गौरव इंदौरिया है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल है? जिस तरह से यहाँ लगातार छात्र बैठे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है और किस तरह से जो पेपरों में गड़बड़ियों की वो आती है, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। देश में आए दिन ऐसी समस्याएं घटित हो रही हैं कि इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट ही का अगर पेपर इनका लीक होगा तो हमारा भविष्य लीक होगा, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो आने वाला फ्यूचर है इस देश के लिए। और मैं आपसे भी, आप भी मुरैना से ही आए हैं? नहीं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्यों पहुँचे? मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बना हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी ये मेरे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जंतर मंतर आइए और हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आए और वो हम लेके रहेंगे। लेकिन 19 दिन हो गए आप लोगों की सुन नहीं रहे, 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन सरकार तो आपकी सुन नहीं सुनेंगे। आज नहीं कल को सुनेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, हम तो हटने वाले नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने और ना हटने वाले। आप उससे बेफिक्र रहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। जी बिल्कुल राजीव जी, मेरा दरअसल इन लोगों से बात कराने का मकसद ये था कि अभी हमने छत्तीसगढ़ से जो शख्स है उनसे बात कराई, ये मध्य प्रदेश मुरैना से आए हैं, दोनों आए हैं और इस आंदोलन को ही देख कर आए। यानी ये लोग जो है अगर यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें भी इस बात को लेकर ज़रूर टीस है कि जो छात्र हैं वो यहाँ धूप गर्मी बरसात में लगातार बैठे हैं। ये बता रहे हैं कि दूसरी बार यहाँ शख्स है। इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट स्थल पर अगर हम बात करें तो देश के हर राज्य से, हर छोटे ज़िले से लगभग सभी लोगों का यहाँ आना लगभग जारी है। और ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, बाकी तमाम तरीके की जो सुधार की बात है वो छात्र कर रहे हैं। जैसा भी छत्तीसगढ़ वाले शख्स ने कहा, और वही एक और शख्स दोपहर में जब हमने उनसे बात की थी, वो भी जो है वो भी मध्य प्रदेश के एक दूसरे हिस्से से आए, अब माफ़ कीजिए बिहार से आए थे वो। और उन्होंने किस तरह से कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगभग जो है मर चुकी है बिहार में। उन्होंने बिहार की पूरी स्थिति के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ जो शिक्षक हैं वो शिक्षक नहीं है, शिक्षक एग्ज़ाम नहीं लेते हैं। क्यों? एग्ज़ाम लेंगे तो उनकी छात्रों की पोल खुल जाएगी, वो कुछ छात्रों को पढ़ाते नहीं हैं। तो लगातार इस तरीके के जो लोग हैं, अब राजीव जी वो जो है वो लगातार जंतर मंतर अब एक तरीके से एक सेंटर बन गया है, जहाँ जो भी छात्र हैं या युवक हैं वो अपनी परेशानियों को लेकर लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप जुड़े रहे। बारिश हो रही है और वहाँ हौसला जो है वो बुलंद है, वो साफ दिखाई दे रहा है वहाँ पर आए हुए आंदोलनकारियों का। जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी, कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले चलते हैं। प्रशांत जी, अभी आप बात कर रहे थे, एक तो धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी जिक्र आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन इस बीच भूपेंद्र यादव का नाम क्यों आने लगा? भूपेंद्र यादव जो हैं वो आप जान रहे हैं कि पर्यावरण मंत्री हैं। पेड़ कितने काटे जाएंगे, कितने नहीं काटे जाएंगे, ये पर्यावरण मंत्री ही तय करता है। छत्तीसगढ़ के हसदेव बांगो, वहाँ आपने देख लिया कि वो पूरा एरिया अदानी को दे दिया गया और उसके बाद भूपेश बघेल के जाते ही, भूपेश बघेल की सरकार थी 2018 से 2023 तक, जाते ही वहाँ कितने पेड़, जिन पेड़ों को बचाने के लिए जिन आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में कहा गया कि आप हमारी सरकार आएगी, यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो आप लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर हम खुशहाल कर देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि वो बेहाल है। आज पेड़ काट दिए गए, वो पूरा का पूरा वो एरिया जो है वो अदानी को दे दिया गया। कोल माइंस है नीचे उसके लिए। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक छोटा उदाहरण है। आप चलिए उधर बिहार में 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, वो भी अदानी के कारण। अदानी को प्रोजेक्ट दिया गया है, भागलपुर का एरिया है, ये सब, और कितना यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन भूपेंद्र यादव क्यों सुर्खियों में है? जी, एक तो कारण जो आपने गिनाए, सीधा इंडस्ट्री और कॉरपोरेट का जो एनओसी है एनवायरनमेंट का, वो उनके मंत्रालय से आता है और कहीं कोई ऊंच नीच हुई है, क्योंकि ये जो 4 लोगों को हटाया गया है, जिसमें एक भूपेंद्र यादव के निजी सचिव जो थे वो पॉलिटिकल अपॉइंटी थे और उनके साथ कई दशक से साथ में थे।
तो सुरेंद्र यादव उनका नाम। एक तो वजह ये है, दूसरी वजह मोहन यादव की जो जमीनों का मामला आया उससे भी तार जुड़ते हैं। तो अभी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से ये हुआ है, तो ये मामला बहुत गंभीर है और कैबिनेट रीशफल में आगे क्या होगा हम देखते हैं। लेकिन अभी जो संकेत दिख रहे हैं वो संकेत यही दिख रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी का टिकट जो है लगता है कट जाएगा। और इतने करीबी और क्राइसिस मैनेजर, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने वाले, उन्हीं के घर में बैठकें हो रही थी और फिर ये भी हो गया। तो सरकार के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस राजीव जी पैदा हो गए हैं। अभी प्रेम कुमार अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में तो बरमूडा ट्रायंगल है पूरा। योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, पीएमओ, अब इनके बीच में टसल है, केंद्र में है चढ़ावा। तो ये जो सरकार है इसमें बड़े सारे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गए हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन की बड़ी वजह क्या है जो अभी धीमे धीमे सामने आएगी, वो है कि अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर बातें वहां हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ भी रेस में है, आरएसएस किसी और को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कुछ नंबर 2 की बात भी हो रही है, उप प्रधानमंत्री की बात भी हो रही है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सरकार के अंदर आ गए हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें, सरकार को हम किनारे रखते हैं, इस सरकार का तो अब मतलब वो सिनेमा में हम लोगों ने देखा था, वो डॉक्टर आता है और कहता है कि अब दवा नहीं दुआ ही काम करेगी। तो ये सरकार का तो ये कि दवा नहीं काम कर सकती, दुआ ही काम करेगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है, आप देखिए कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फेलियर, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रहा, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस काम कर रहे हैं। जुडिशरी अपना काम करना बंद कर चुकी है, जुडिशरी से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया मीनाक्षी नटराजन केस के बाद कि अब हम ऐसे ही फैसले करेंगे। लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरीके से पार्लियामेंट काम करता है इंस्टीट्यूशन, वो हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को हम देख रहे हैं। तो ये कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि करंट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हुआ है, यानी विदेशी मुद्रा आ ही नहीं रही है, जीरो ग्रोथ है उसमें। स्टॉक मार्केट का भी आपने बता दिया कि आज ही 1700 पॉइंट गिर गया, क्रैश हो गया, बिल्कुल क्रैश हो गया। तो ये कंप्लीट फेलियर है। पर्चा लीक, कोई भी इम्तिहान हो रहा है उसका पर्चा लीक हो रहा है। तो वो मोदी साहब की सरकार अब नहीं चल पा रही है। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है जो जंतर मंतर से निकल रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि एक हम ट्रांजिशनल फेज में हैं, यानी जो देश का विमर्श तय करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो राइटर हैं, चाहे वो लेखक हैं या एक्टिविस्ट हैं, तमाम सारे लोग जो है वो अब वो पुराने लोग बाहर जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। और ये बड़ी तेजी से हो रहा है, जनरेशनल चेंज हो रहा है। और ये जनरेशनल चेंज बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगले 6 महीने में ये बहुत बड़ा होगा, दिखने लगेगा। जैसे अभी आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं, तो एक नया मिडिल क्लास अपने इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, अपने इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेंट्रल स्टेज पर आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। और अगले 6 महीने में हम बड़े परिवर्तन देखेंगे विमर्श के तौर पर। और एक बार विमर्श खड़ा होता है, एक बार नैरेटिव खड़ा होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ज्ञानेश कुमार, ये सब कुछ चिंता का विषय नहीं रहते। तो सरकार के अंदर अपने कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं।
आरएसएस, बीजेपी और पीएमओ के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बढ़ रहे हैं। उसके अलावा सरकार के कामकाज में कोई कुछ आगे चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं, और एक नया जो तबका है, नए लोग हैं, वो सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ इस विषय में हम लोग कह चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ज़रा ये बताइए 20 तारीख को, जैसा बता रहे थे इकरार कि 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन का आह्वान किया है कि आप सब आइए जंतर मंतर पे। उनको परमिशन भी मिल गया, परमिशन मिल गई है, तो फिर इसके आगे क्या आपको दिखता है कि क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, उस समय यहाँ पर जंतर मंतर पर और हंगामा होने वाला है? राजीव जी देखिए, कई संसद सत्र हुए हैं और उस दौरान जंतर मंतर पर कई जमावड़े भी हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो जंतर मंतर है ये संसद सत्र के दौरान भी गुंजायमान रहेगा और बल्कि ज़्यादा यहाँ बढ़ सकता है। अब राजीव जी, अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को दावत दी गई है कि वो भी आए और उमर अब्दुल्ला ने उसकी प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, उनको मिल भी गई। हालांकि प्रदर्शन की अनुमतियों को लेकर राजीव जी कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जहां बारुईपुर में जो है ममता बनर्जी को परमिशन नहीं दी जाती है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कैंडल मार्च लेकर निकलती है तो रोक दिया जाता है। वहां CPIM का प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दे दी जाती है, वो वहां होकर भी आ जाता है। सायोनी घोष चली जाती हैं, ऋतुराज बनर्जी हो आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं दिया जाता है। यहाँ जनता मंतर पर भी जो है कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और NSUI को अनुमति नहीं मिलती है, कांग्रेस जनता पार्टी को अनुमति मिल जाती है। तो अनुमतियों का खेल तो बड़ा निराला है, क्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ राजीव जी इंडिया गठबंधन के लोग आते हैं 20 तारीख को, तो 20 तारीख को ये जमावड़ा भी होगा, चूंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं होगा और शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सुधर जाएगी कि जो ये जमावड़ा यहाँ से उठ जाए। या तो उससे पहले ये क्रैकडाउन करे सरकार, यहाँ जो जनता मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, और अगर क्रैकडाउन नहीं करते हैं तो 20 तारीख को ये जमावड़ा ही यहाँ होगा। तब राजीव जी 20 तारीख को क्या परिस्थितियां बन सकती हैं अगर इंडिया गठबंधन के लोग भी आते हैं और वो सब मिलकर यहाँ से अगर ये आवाज उठाने लगते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और हम संसद में भी इस बात को उठाएंगे, ये बातें अगर यहाँ भी होने लग जाती हैं राजीव जी, इस जमावड़े में भी, तब देश के अंदर परिस्थितियां क्या बनेंगी, क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ये राजीव जी मेरे दिमाग में बात आई कि जो 20 जुलाई को यहाँ अनुमति दी गई है, या तो उससे पहले आप क्रैकडाउन करके इनको उठाइए, और अगर क्रैकडाउन करके नहीं उठाते हैं तो राजीव जी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है वो पहुंचे हैं यहाँ मंच पर, चाहे तो नेहा के पास भी पहुंचे हैं, वहाँ सोनम वांगचुक के पास भी पहुंचे हैं, अनशन पर वहाँ बैठे हैं। तो अब और जब पूरा इंडिया गठबंधन अगर वहाँ जुटता है और लोग होते हैं तो यहाँ फिर वो पहुंच सकते हैं, फिर यहाँ से एक आवाज जो उठ सकती है। तो इसका मतलब राजीव जी कि संसद सत्र के दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर होंगे, ये दिखाई पड़ता है। और शिक्षा व्यवस्था का मामला तो है ही राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी क्लोज करते हैं। प्रेम कुमार जी, ओवरऑल आने वाला सत्र, मुझे जो लगता है, अमलेंदु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि जैसे नीट घोटाले में कभी अफसर पर कार्रवाई हुई थी, नीट के प्रमुख पर, और उनको बाद में गृह सचिव छत्तीसगढ़ बना दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ टैक्टिकल मूव बीजेपी करेगी और जो रीशफलिंग मंत्रिपरिषद में वो करने वाली है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय उनसे वापस लिया जाएगा, ताकि आंदोलन करने का कॉज जो है वो डाइल्यूट हो जाए कि भाई देखो, धर्मेंद्र प्रधान का तो आप इस्तीफा मांग रहे थे, हमने हटा दिया एजुकेशन से। हो सकता है कि मंत्रिपरिषद से हटा के कहीं दूसरे जगह मुख्यमंत्री बना दे, उड़ीसा में कुछ और उनको सम्मानित करते हैं और बड़ा पद देते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि नीट में NTA के प्रमुख पर जो हुआ था एक्शन, वो दिखावे का एक्शन हुआ था। तो ये दिखावे का एक्शन ये कर सकते हैं, और जो अपोजिशन की जो लड़ाई है, इससे सरकार डर रही है, निश्चित रूप से डर रही है। तो वो डायरेक्ट क्लैश से बचने के बजाय इनडायरेक्ट रास्ता वो निकालेंगी, ताकि ये आंदोलन और बड़ा ना हो पाए।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या होता है। अलग अलग, बहुत अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं सामने, जिस पर चर्चा ज़रूरी है। जंतर मंतर है, युवाओं का आंदोलन, जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी वहाँ छात्रों की गूंज कर रही है, और इधर ममता बनर्जी जूझ रही हैं, अपनी हार के बाद जूझ रही हैं। बहुत कुछ आने वाले समय में, कुछ ऐसी बातें, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे मसले सामने आने वाले हैं जिस पर चर्चा लाजमी होगा। और इन सब के बीच दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कब फिर जाता है पता ही नहीं चलता है। आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं। सोते समय कुछ और लिख के सोते हैं और जगते समय कुछ और लिख देते हैं। दुनिया में शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कमाई की होगी पिछले 6-8 महीने में तो डोनाल्ड ट्रंप ने की होगी, ये साफ दिखाई देता है। क्योंकि किसी के एक बयान पर अगर शेयर बाजार गिर जाए, एक बयान पर शेयर बाजार उठ जाए, तो इसका मतलब है कि वो आदमी व्यापार कर रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? E20, E25, ये एथेनॉल की बात कर रहा हूँ। और गाड़ियाँ आपकी खराब हो रही हैं। और गाली कौन सुन रहा है? तो देश के परिवहन मंत्री, जो कभी गडकरी साहब, कभी प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे थे। क्या प्रधानमंत्री के मातहत जितने भी मंत्री हैं, ये आप लोग भी सोचिएगा, जितने भी मंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री के बिना पत्ता भी हिलता है क्या? लेकिन चलो, सब लोग फंस जाओ। प्रधानमंत्री उधर विदेश घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, और प्रधानमंत्री से कोई इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा है। इस्तीफ़ा किससे मांगा जा रहा है? इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब तो गडकरी से भी मांगे जा रहे हैं, अब तो भूपेंद्र यादव से भी मांगे जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से मांगे जा रहे हैं। लंबी फहरिस्त है। हरदीप सिंह पुरी फंसे हुए एप्स्टीन फाइल्स में, उनसे इस्तीफे मांगे जा, तो बहुत लोगों से इस्तीफा मांगा गया। लेकिन प्रधानमंत्री से इस्तीफा कब मांगा जाएगा? जिस दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तीफे की आवाज़ गूंजेगी ना, उस दिन इस देश में एक नई क्रांति का आगाज़ होगा, ये तय मानिए। वरना सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और सीधे जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप